नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी, जो हमको बताएँगे कि महाकुंभ में जो भी एक तो पहले तो इतना बड़ा पर्व है, लेकिन उसके बाद हम जो चीज़ देख रहे हैं कि महाकुंभ में हो रही है पॉलिटिक्स, महाकुंभ में हो रहा है मेल्टडाउन। कई लोगों को तो समझ नहीं आ रहा है इसको डाइजेस्ट कैसे करें, कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको समझें कैसे? और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि ये सिर्फ़ भारत का एक नज़रिया नहीं है, बाहर से भी बड़ा मेल्टडाउन हो रहा है। तो मैं सवाल उसके बारे में संजय जी से ज़रूर पूछूँगा। पहले तो नमस्कार करते हैं संजय जी, थैंक यू सो मच सर आपने टाइम निकाला और महाकुंभ का बड़ा पर्व थैंक है यू आज थैंक तो। यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना कि साहब के लोगों का मेल्टडाउन हो रहा है, अजीर्ण हो रहा है वगैरह वगैरह, उसका बहुत सिंपल इलाज है, वो चूरन खा लें आयुर्वेदिक। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें फिर उसके सर बाद। मेरे को तो सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि एक जो ट्रेन पे अटैक हुआ है, तो ये तो मतलब वही है ना, प्लान टैक्टिक है कि भाई जो भी चल रहा हो इन चीजों को जरा बिगाड़ो, थोड़ा सा मौसम खराब करो। ये क्या है सर, ये क्यों होता है हमारे देश में? अब तो आप चले गए, आप तो इस्लामिक थियोलॉजी में क्यों होता है। नहीं सर, पता तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये नहीं, देखिए पहली बार इस्लामिक तो नहीं है थियोलॉजी सर। कहती है भाई यू डोंट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट यार, सीधी सी बात है। हम्म, यू डोंट हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। केवल अल्लाह के बंदों को इस दुनिया में रहने की इजाजत है। आप लोग क्यों रह रहे हैं? आप माथे पे तिलक भी लगाते हैं, ये सब करते हैं और पता नहीं क्या-क्या करते हैं। इट इज़ नॉट अलाउड। ये जो है ये शिर्क है और ये डायरेक्ट आपने अल्लाह को चैलेंज किया हुआ है। तो ये कैसे माना जा सकता है? दिस इज़ टू टू बैड। बट योगी साहब के हाथ में मतलब हाथ भरे हुए हैं, कई लोगों ने बोला कि भाई हम होने नहीं देंगे, फिर उनके बेचारों के पैर वैर टूट गए, कईयों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने पड़े। तो आप यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस तरह से इसको प्रिपेयर किया गया है सर, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, महाकुंभ के बारे में बताइए, उसके बाद थोड़ी-सी और पॉलिटिक्स में घुसेंगे सर। नहीं, नहीं, महाकुंभ तो भाई देखिए इस बार का जो है वो महाकुंभ वो बड़ा वाला है। यानी जी, जो 12वाँ कुंभ जो आता है ना, कुंभ जो है वो 12 साल में एक बार आता है और इट इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ जुपिटर। जुपिटर के मूवमेंट से जितने भी सारे कुंभ हैं वो जुपिटर के मूवमेंट से रिलेटेड है, राइट? तो जी, ये जब जुपिटर टॉरस में आता है और सन का मूवमेंट जब कैप्रिकॉर्न में होता है, तब ये प्रयागराज वाला महाकुंभ होता है। ये हरिद्वार वाला जब है वो जुपिटर एक्वेरियस में आता है और एरीज में जब सन का मूवमेंट होता है तब वो हरिद्वार वाला होता है। ऐसे ही वो आपके जो 2 सिंहस्थ कुंभ होते हैं वो जब मूवमेंट लियो में होता है जुपिटर का, तब होते हैं नासिक और उसके वाले वो उसमें अलग-अलग डेट्स आती हैं सन के मूवमेंट के हिसाब से। तो अब आपका प्रश्न है ये क्यों होता है? अब इसके पीछे कई लेजेंड्स हैं। एक बड़ा लेजेंड है जो आपने सभी ने सुना होगा और आजकल जगह-जगह बात भी चल रही है उसकी कि साहब अमृत मंथन में जो अमृत हुआ और उसके ऊपर झगड़ा हुआ, फिर इंद्र के पुत्र जयंत थे उसको लेके भागे और 12 साल तक भागते रहे, 12 दिन तक भागते रहे। 12 दिन 12 तक। दिन तक भागते रहे और देवताओं का 1 दिन जो है वो 1 वर्ष होता है। तो वो 12 दिन जो है वो 12 वर्ष हुए और जो 4 स्थानों पर वो अमृत की बूँदें गिरी, वो 4 स्थान जो है वो महाकुंभ वहाँ पे होता है। तो ये तो इसका लेजेंड है। बाकी जुपिटर के मूवमेंट से इसकी एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यू है, उससे होता है। तो ये तो महाकुंभ का जो आप कह सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल या जो उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है वो है। बाकी जो उसका स्केल है, वो तो भाई बहुत ही गज़ब का है। 45 करोड़ पीपल सर। और इसमें भी जो ख़ास बात है वो केवल स्नान का महत्व नहीं है, यहाँ पर महत्व इसका है कि अ, जो साधु संत आते हैं, उनका जो दर्शन होता है, वो भी एक इसका बहुत महत्वपूर्ण एक अंग है। और वो साधु संतों का एक साथ इतनों का दर्शन जो है वो यहीं हो पाता है, प्रयागराज में। हुँ, अच्छा अधिकतर अखाड़े जो हैं जो 13 अखाड़े हैं, सो 13 में से कोई 6-7 का तो हेडक्वार्टर प्रयागराज में ही है। तो ये लोग यहाँ रहते भी हैं, एक शायद काशी में है, कुछ हरिद्वार में है। इस तरह से इनका ये चलता है। हुँ। तो
ये मोटी-मोटी बात तो ये है। अब इसमें कुछ आपको महीन बातें चाहिए तो आप कृपया प्रश्न पूछें। नहीं, महीन तो नहीं सर, बेसिकली थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना था ताकि वो बोलते हैं ना मूड ऑन हो जाए। बट अब चलते हैं थोड़ी-सी बोलते हैं कि क्या सियासत जो बोलते हैं हमारे नामुमालिक जो है। सर हाँ। मेरे को ये बताइए, हमारे वक़्फ़ के भाई लोगों को कोई और टाइम नहीं मिला क्या इस व महाकुंभ के बीच में भी बोलते हैं भैया ये वक़्फ़ का ये हमारा है? देखिए ये तो उनको कहना भी चाहिए। मुझे लगता है कि वो नहीं कह रहे हैं ये गलत बात है, क्योंकि उनकी बड़ी किताब में लिखा हुआ है कि आपका इनकी जो 7वीं सूरत है, सूरत अल-आरा शायद नाम है इसका, अल-अराफ। सूरत अल-अराफ का 128वीं जो आयत है वो ये कहती है कि भई मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों खुदा से मदद मांगो और सब्र करो, सारी जमीन तो खुदा की ही है और वह अपने बंदों में जिसको चाहे उसका वारिस व मालिक बनाए। तो हुजूर सारी जमीन खुदा की है और उसके बंदों में ही जा सकती है, ये समझिए आप। ये बेसिस है वक्फ का और ये बेसिस है इनकी क्लेम्स का। अल्टीमेटली ये है कि साहब ये सब हमारा है, हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे। तो उसके लिए जो है वो वक़्त-वक़्त पर ये आपको ट्रायल बैलून से छोड़ते रहते हैं। तो हुँ, महाकुंभ से अच्छा और क्या, तो और वक़्त हो सकता है ट्रायल बैलून छोड़ने का, रिएक्शन टेस्ट करने का। ये किया गया है, तो वाजिब है रिएक्शन क्या हुआ है? और बिल्कुल साहब इसका जो है मैं कहता हूँ कि ये आपके इस्लाम के मुताबिक है। कैसे आप जो है ये आप खुदा की ये ज़मीन जो है खुदा की बनाई हुई है, उसके ऊपर जो है आप इस तरह का शिर्क कर सकते हैं? कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम हर तरह से हमारी किताब में लिखा हुआ है और वो सूरत अत-तौबा है, उसमें 120 में लिखा हुआ है कि जितना काफ़िरों को हैरान करोगे, जितना उनको तंग करोगे, जितना उनको तकलीफ़ पहुँचाओगे, उतनी ही खुदा आपके नेकी लिखता जाएगा आपके अकाउंट में। तो हुँ, करते रहो। कहीं पत्थर चलाओ, कहीं लड़ाई झगड़ा करो, कहीं कुछ करो और पत्थर तो वैसे भी शैतान को मारा ही जाता है और सारे के सारे शैतान हैं जो कि इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं। काफ़िर कौन होता है? काफ़िर वो होता है जो जिसको अल्लाह अपना दुश्मन मानता है। लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सूरत अल-माइदा 82 5.82 सब पढ़ते जाइए आप लोग। क्या है कि मुझे लगता है आप लोगों को एक बार फिर से कुरान का ट्यूटोरियल देना पड़ेगा। कुरान और हदीस आप हमसे सीखिए और उसके मैं चार्ज लूँगा, मैं फ्री में नहीं पढ़ाऊँगा। पुराने वीडियो भी देख लेंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा क्योंकि उसमें भी आपको फिर दक्षिणा तो मिल ही जाएगी सर। लेकिन सर इसमें योगी बाबा का जो जवाब आया कि एक-एक इंच वापस लेंगे, वक़्त के नाम के ज़मीन पर कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं होगा। महाकुंभ की भूमि के देवों पे जो ये जो सवाल उठाए गए, देवों की भूमि पर उन्होंने जो बोला कि हम एक-एक इंच वापस लेंगे, इसका तो कोई चांस नहीं है। तो इससे कुछ डेटरेंस मिलता है सर इनको कि ये सिर्फ़ अभी मतलब उन्होंने बोल दिया तो आपने भी बोल दिया और कुछ हुआ नहीं आगे? अरे नहीं भाई, योगी जी ऐसे काम करते नहीं ना ये, योगी जी पूरा काम करते हैं। योगी जी में हुँ, और बाकी लोगों में ये फ़र्क है, वो पूरा काम करते हैं। उन्हें देखिए कि जो वक्फ एक्ट है, वक्फ एक्ट के सेक्शन 109 में रूल मेकिंग पावर्स और रूल मेकिंग पावर्स जो है वो बड़ी वाइड है। हुँ, बाकी भाई लोग जो हैं वो हल्ला-गुल्ला करते रहते हैं और जो काम जो है वो बिना आप उसको लेजिस्लेशन में चेंज किए हुए कर सकते हो, वो करते नहीं है। अब हुँ, उन्होंने जो है वो रूल्स ही चेंज कर दिए और रूल्स चेंज करके ये कह दिया कि भैया जो कोई भी ज़मीन जो भी वक़्फ़ की गई है, उसका मालिकाना हक़ जो है, वो पहले चेक किया जाएगा। भई तुम्हारी है या नहीं है? कागज़ दिखाओ। में कि साहब जो वो आया, वो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन लेके पहुँच गया कि साहब कि ये सारी ज़मीन जहाँ पे आप पुलिस चौकी बना रहे हैं हुज़ूर, डीएम साहब, ये तो वक़्फ़ की है। तो भाई वक़्फ़ हुँ, की कैसे है ज़रा बताइए? तो वक़्फ़ के कागज़ात जो हैं वो उनको दिए गए और जब कागज़ात एग्ज़ामिन किए गए तो पता चला कि साहब कि जितनी ज़मीन टोटल है संभल टाउन की, उससे ज़्यादा जो है ज़मीन वो वक़्फ़ कर दी गई। और वो किताब मेरे पास जो आया, जो देखा मैंने, वो कोई मैडम थी निसार फ़ातिमा, हमारे अमिताभ अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि नहीं वो अब्दुल समद है।
अब यही नहीं पता कि साहब अब्दुल समद साहब ने वक़्फ़ की, कि निसार फ़ातिमा ने की। बहरहाल इतनी कि जो संभल टाउन है, उससे ज़्यादा की ज़मीन वक़्फ़ हो गई साहब, कोई 5,500 एकड़ ज़मीन वक़्फ़ हो गई। और संभल टाउन जो है, वो शायद 4,000 एकड़ का ही है। 4,000 तो 5,500 एकड़ ज़मीन वक़्फ़ करने के लिए साहब, तो ये तो बड़ा कोई रईस होगा या कोई नवाब होगा, वो ही तो इतनी ज़मीन रख सकता है। तो जब चेक किया गया तो पता चला कि भाई जो भी वो मियाँ अब्दुल समद हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ कहते हैं साहब मूँगफली बेचते थे और कुछ कहते हैं साहब कि वो उनकी चाय की दुकान थी। हो सकता है वैसे उनका जो पुश्तैनी पेशा सभी का ज़्यादातर है, वो पंचर बनाने वाला, वो रहा हो, लेकिन पता कुछ भी नहीं चला। तो ये जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं वक़्फ़ के नाम पर, वो उसको आप ये मानिए कि जो दीनदार हैं, यानी जो दीन को फ़ॉलो करते हैं, उनके लिए ये सब वाजिब है। ये वाजिब इसलिए है, काफ़िरों की ज़मीन लूटना, ये वाजिब है। ज़मीन हो ही नहीं सकती काफ़िर की, काफ़िर कैसे रखे हुए हैं ज़मीन अपने पास। तो इसलिए उनके यहाँ इसको जो है वो कोई मॉरली गलत नहीं माना जाता। ये सब मॉरल-वॉरल आप लोगों ने जाके यहाँ पे अंग्रेज़ी लॉ-वॉ ला के और ये सब करके जो ये कर दिया है। ऐसे थोड़ी होता है। शरीयत चलती है जहाँ पर, वहाँ ये सब नहीं होता। और वो तो दिख रहा है यूके में। आखिरकार तो हमें दुनिया पे शरीयत ही नाफ़िज़ करनी है। वो तो दिख तो रहा है सर ये यूके में जिस तरह से हो माइंडसेट रहा है है। साहब, ये है माइंडसेट। हुँ। यानी मोदी हमारे पास ज़मीन नहीं है, उसके हुँ, बाद भी हमने उसको वक़्फ़ कर दिया। हमने जो है वो पार्लियामेंट को वक़्फ़ कर दिया। नहीं है हमारे पास, नहीं। आप कह सकते हैं नहीं है, लेकिन किताब में लिखा हुआ है कि सारी ज़मीन खुदा के बंदों की है। तो उस हिसाब से हम वक़्फ़ करते रहते हैं। उसके बाद फिर आप, चूँकि आपने ऐसा कानून बना रखा है कि एक बार वक़्फ़ कर दिया, तो वो हमेशा के लिए वक़्फ़ हो गया। उसके बाद फिर जिसकी ज़मीन वक़्फ़ की गई है, वो लड़ता है। हमें क्या करना है? हमारे पास तो आ ही गई। इसको जो है, योगी जी ने अपना जो वक़्फ़ के रूल्स हैं, यूपी वक़्फ़ रूल्स, उसमें कर दी तब्दीली। और उसमें तब्दीली करके उन्होंने ये कंपल्सरी कर दिया कि सारी वक़्फ़ की ज़मीन की जाँच होगी। उसमें ये देखा जाएगा कि जो भी ज़मीन वक़्फ़ की गई है, यानी दान में दी गई है, वो उनकी थी भी या नहीं थी। अब इसी चक्कर में आपको ध्यान होगा कि हमारे हज़रत ओवैसी साहब जो थे, वो एक दिन उठे थे और उन्होंने कहा था कि भई हम कागज़ कहाँ से लाएँगे? हमारे यहाँ कोई 1,15,000 ज़मीनें हैं वक़्फ़ की, और उसमें से 1,12,000 के कागज़ नहीं हैं। उसके बाद आइडिया आ गया योगी जी को कि कागज़ तो इनके पास है ही नहीं। चलो नियम में बदलाव कर दिया, और वो कह रहे हैं कि 1369 फसली, ये आपके मुगलों-वुगलों के ज़माने में इसमें ये कैलेंडर यूज़ किया जाता था, फसली कैलेंडर, हुँ, जिसमें आप 490 साल अगर आप जोड़ेंगे, तो आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर मिल जाएगा। तो 1369 फसली प्लस 490 कितना हुआ? 1859। 1859 हाँ। तो साहब, आप तो अभी की बात कर रहे थे, योगी जी ने घड़ी उसकी सुई घुमा के 1859 से जाँच करनी शुरू 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 करवा दी। हुँ, तो इसलिए योगी जी हवा में बात नहीं करते। योगी जी काम करते हैं पक्का। और योगी जी आप देखें कि जितने भी आप पीछे देखेंगे ना, वो सारे काम उन्होंने, जब कहते हैं कि साहब कि कानून में नहीं है, तो वो कानून बना देते हैं। हुँ, कानून के बाहर चल रहा है, तो वो कानून में बदलाव कर देते हैं। यहाँ भी उन्होंने यही किया है, उन्होंने वक़्फ़ रूल्स में बदलाव कर दिया है। और हुँ। वक़्फ़ रूल्स में बदलाव के बाद में, अच्छा ये काम सारे लोग कर सकते हैं, और दिमाग में नहीं आ रहा। ये हर स्टेट जो वक़्फ़ से तंग है, वो ये कर सकती है। ये स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो ख़ैर अच्छा उन्होंने लगा रखा है, हुँ, लेकिन वो जो है ना, कन्विक्शन आप देखेंगे, असली कन्विक्शन जो है, वो योगी जी में ही है। ये तो स्टेट तो सब्जेक्ट है सर, दिस कैन बी एडिटेड एट द स्टेट पहले लेवल। तो चेंज बिल्कुल सही। कर दिया, अब आओ हुँ, तुम। हुँ, चेंज करके वो रूल्स को हम ले कर देंगे हाउस के सामने। उसके बाद तुमको जो कुछ वहाँ पंगा करना हो कर लेना, तुम्हारी दम हो तो उसको बदलवा लेना, नहीं कर सकते। हुँ। वहाँ तो ब्रूट मेजॉरिटी है योगी जी की, क्या करेंगे? तो इसलिए सारे के सारे जो है अपना सर पीटते रहते हैं, योगी जी को कोई चैलेंज नहीं करता। उनको पता है कि अगर उन्होंने ये चैलेंज करके उनको कहा कि साहब ये कानून के विरुद्ध है, तो योगी जी कानून ही बदल देंगे। तो वो इसलिए जो है वो बहुत
मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी सर, योगी जी ने में जो रहते हैं कि क्या किया जाए। योगी साहब ने जो मीडिया को बुला के बोला, जो नैरेटिव सेट करा, इन द सेंस उन्होंने बोला कि साहब देखिए ऐसा है, जब भी आप रिपोर्टिंग करेंगे, उसके अंदर 3-4 चीज़ें आपको बोलनी है, कि जो सबसे बड़ा इवेंट है दुनिया का, धरातल का सबसे बड़ा इवेंट है, उसका क्या क्या नाम है? उसके बाद महाकुंभ नगर करके उन्होंने जो जो वर्ड यूज़ करा है, वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और ये मीडिया वाले काफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमको बुला के ये बोला गया कि साहब हुँ, ये चीज़ें आपको बोलनी है। और उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब ये जो सरस्वती का पूरा है, गंगा-यमुना का मिलन है, इन चीज़ों के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। तो अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे बोलनी है, ये नैरेटिव है। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंगली ये चीज़ें डाली हैं और हिंदी, अंग्रेज़ी के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं, उनको पूरी ब्रीफिंग दी गई है कि भैया आप ये करेंगे। तो ये नैरेटिव का गेम मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ये एक चीज़ मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था आपके साथ बात करने के लिए, तो मैं बोला यार ये दिस इज़ गुड क्योंकि आपने पूरा वर्डिंग सेट कर ली है। वो भी सेट किए। आप देखें एक चीज़ जो कही थी योगी जी कहाँ पे बोल रहे थे? मेरे ख़्याल से वो अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू में बोल रहे थे शायद ये। हुँ, वो हुँ, कह रहे थे कि साहब कि ये जो इन लोगों ने चलाया हुआ है तमाशा है, ये सब जो है वो जातिवाद वाली जो बात करते हैं ये लोग, ये हुँ, हुँ, विदेशियों की जूठन ये विदेशियों की जूठन है, जो यहाँ लोग जो है ये बैठ के इसको खाते हैं और उसको फिर उगलते हैं। तो दिस इज़ वेरी करेक्ट। अब वो सबको पता है कि ये पूरा का पूरा जो कास्ट का नैरेटिव है, वो किस तरह से गढ़ा गया, कास्ट ऑपरेशन का किस तरह से गढ़ा गया, ऑपरेसिव ब्राह्मण का कैसे गढ़ा गया। यानी इट इज़ अ फैंटास्टिक इमेजिनेशन और फैंटास्टिक फिक्शन कि कोई जो मुश्किल से 3-4% जो ब्राह्मण हैं भारत में, उन्होंने बाकी 96% को हज़ारों हज़ार साल तक हज़ारों हज़ारों साल तक मानसिक बंधक बनाए रखा और किसी ने कभी उनको चैलेंज नहीं किया। और सारी किस्से कब से शुरू हुए? जब से यहाँ पर ये आतंकवादी आना शुरू हुए हुँ, और उसका नैरेटिव कब बनना शुरू हुआ? जब अंग्रेज़ आना शुरू हुए। और इट इज़ अनफॉर्च्यूनेट बट सम वेरी वाइज़ पीपल जिनको भारत रत्न इत्यादि भी दिया हुआ है, वो दे स्वॉलोड इट हुक, लाइन एंड सिंकर। और प्रमोटेड उसके इट। बाद जो है वो उनको ये बना दिया गया कि साहब कि इनकी किसी बात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द इंटरनेट एरा। एवरीथिंग इज़ गेटिंग चैलेंज्ड। एंड अगर योगी जैसे जो मैं कहूँ कि इतने ऊँचे पद पर स्थित व्यक्ति और जिनकी इतनी लोकप्रियता है, जिनकी इतनी मान्यता है, वो जब खड़े होके कहने लगते हैं, तो फिर नैरेटिव दूसरा बनना आरंभ हो जाता है, उसका आरंभ हो गया। इट इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट कि 10 साल में ये भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसने इसके बारे में ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। और बल्कि तो आप देखेंगे कि कुछ तो दुनिया के सबसे बड़े संगठन के जो प्रमुख हैं, वो तो ये कहने लगे कि भई 2000 साल से जो लोगों का शोषण हुआ है। अरे भैया किसका शोषण हुआ है? कोई नैरेटिव तुमने जो है वो बना दिया है विदेशियों ने, ज़ैफ़रराव बोल रहा है, तो आपने भी बोलना शुरू कर दिया। कुछ तो करेक्ट। दिमाग लगाओ। बस उनका काम है आपको गिल्ट ट्रिप करना, आप में अपराध बोध जागृत करना और आप उस अपराध बोध में जाके उनकी बात मान लेते हो। ये पिछले जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से यही चल रहा है। क्योंकि सबसे बड़े तो हमारे वो महाराज जो थे वो नेहरू जी, वो हुँ, पैदा हो गए हुँ, और उन्होंने कहा कि भाई इस देश में तो जो कुछ भी है वो सब अंधविश्वास ही है और हिंदू से अधिक कोई कम्युनल हो ही नहीं सकता और जो कुछ भी है हम हिंदू रिवाइवलिज़्म नहीं चाहते हैं, मुसलमान तो बहुत अच्छा है, कुरान तो ग्रेट है और इस्लाम से अच्छा कुछ होता ही नहीं है। अब इस तरह के महान मूर्ख जो हैं, उनको हमारे सर के ऊपर लाद दिया गया, तो उन्होंने जो नैरेटिव और जो डायरेक्शन सेट किया, वो चलता रहा 60-70 साल तक, थैंक्स टू द इंटरनेट। हुँ, हुँ, एंड ऑल्सो थैंक्स कि भई 2014 से क्योंकि ऐसी सरकार आ गई जो फ्री स्पीच को अलाउ करती है, तो हम ये कर पाने में सक्षम हैं। नहीं तो ये कांग्रेसी गवर्नमेंट यूपीए इसमें तो आपको फ्री स्पीच अलाउड ही नहीं थी। आपको ध्यान हो वो पूरा का पूरा जो किस्सा हुआ था जिसमें इन्होंने ये कह दिया था कि आप वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो अमेंडमेंट लाए थे
जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया था। इसलिए ये जो 2 चीज़ें हैं, इंटरनेट प्लस द अलायंस दैट वी हैव हैड जो फॉर द इकोसिस्टम बना है। ओवर द लास्ट 11 इयर्स, उसने एक नया इकोसिस्टम बनाना आरंभ कर दिया था। अब योगी जी खुल के सामने आ गए। नहीं, बस वो बहुत सही है सर, टाइमिंग की बात है। और वो इकोसिस्टम जैसे बोलते हैं ना, छोटा-सा गोला है, जैसे वो बर्फ का गोला होता है जो पहाड़ से नीचे आता है, धीरे-धीरे करके बड़ा होता है वो। तो वही हो रहा है, बड़ा धीरे-धीरे करके बड़ा हो रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है आपने बोली है। बट यहाँ पर कई लोग हैं जो मतलब जो बड़ी-बड़ी, टेढ़ी-टेढ़ी बातें करते हैं। अखिलेश साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कमेंट मारा कल कि भैया अगर आप आपसे प्रिपरेशन नहीं होती, तो आप हमको बुला लीजिए, हम कर लेंगे। और लोकल इश्यूज़ को बिल्कुल भी ये वही है जो आप लोकसभा चुनाव के अंदर भी लोकल इश्यूज़ के बारे में काफ़ी बात हुई थी। तो ये आई थिंक उन्होंने नैरेटिव पकड़ने की कोशिश करी है कि लोकल इश्यूज़ में लोगों को तंग किया जा रहा है, मुसलमानों की दुकानें तोड़ी गई हैं और कई कई कम्युनिटीज़ को बेदखल कर दिया गया है उनके घरों से। तो ये ज़रा आपसे नहीं सँभल रहा, तो आइए ज़रा हमको बताइए, हम सँभाल के देंगे आपको करके। तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, अखिलेश जी को अक्सर हम लोग अकल्लेस बोलते हैं। तो इसलिए उनकी बात को यदि आप गंभीरता से लेंगे, तो मैं कहूँगा कि भई आपको क्या हुआ है आदि जी? बस पूछना पड़ता है ना सर, आप क्या कहते हैं इसको? आप क्या कहते हो? इसमें पूछना पड़ता है। यदि कल्लेश महोदय की बात को आपने गंभीरता से लिया है, तो थोड़े बहुत मार्क्स तो आपके भी कटेंगे ना। नहीं सर, मज़ा आता है पढ़ के। मैं बोला यार, इतने साल इन लोगों ने राज करा, तो एक महिला ऐसी का कोई बातें नामो-निशान नहीं रहते हैं होता था। हमारे। अब जब अकल्लेश जी जो हैं, उनका काम ही यही है, उल्टी-पुल्टी बोलने का जिसका कोई मतलब नहीं होता और उसको जो है नहीं, नहीं सर, बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारे ऑपोज़िशन के लीडर हैं, ऐसे कैसे थ 37 सीट ना, आई ना, थी लोकसभा के ऑपोज़िशन के अंदर। लीडर कहाँ हैं? ऑपोज़िशन के लीडर तो मोहतादीन पांडे जी। नहीं, नहीं, वो नेशनल ऑपोज़िशन सर, 33 सीटें हैं उनकी। आई मीन बड़े बड़े आदमी हैं, इंडिया अलायंस के बड़े लीडर हैं 35 वो। में से तो 25 बीजेपी के साथ में चोंच से चोंच मिला के चल रहे हैं। हाँ। हमको ले लो, ले नहीं रहे हैं वो। कि नहीं, नहीं तुम वहीं रहो। मैं बोला थोड़ा इनसे बात, उनकी बात को थोड़ा दम रखना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि हम त अपनी नेशनल ऑपोज़िशन को थोड़ी हम लोग गायब कर सकते हैं कि ऐसे थोड़ी ये गलत हालात है। ये है कि मातादीन पांडे जी बेचारे, अब वो जो है वो फँस गए हैं। वो बने तो हैं लीडर ऑफ ऑपोज़िशन उत्तर प्रदेश असेंबली में, लेकिन उन्होंने अपनी अकल गिरवी रख दी है अकललेस जी के पास में। तो उनको कहा गया कि साहब ये वक़्फ़ की ज़मीन है यहाँ पर संभल में, ये कागज़ात लेके जाइए, डीएम से मिलिए। वो डीएम से ले जाके उन्होंने वो कागज़ात दे दिए। कागज़ात की जाँच हुई, फर्ज़ी पाए गए। अब उनके हुँ। ऊपर पुलिस एक्शन हो रहा है। नहीं, वो है सर, अभी देखिए इन लोगों ने अब मुलायम सिंह जी। आप अकललेस जी की बात मानेंगे तो यही होगा नहीं, कि मैं भई इसलिए ये टॉपिक लेके आया हूँ। आप लीडर ऑफ ऑपोज़िशन हो, यार आप खुद ही देख लो ना क्या चल रहा है। टॉपिक मैं इसलिए लेके आया क्योंकि वहाँ पर अभी जाके क्या नाम है, नेताजी मुलायम सिंह की वहाँ पर एक मूर्ति रख दी। और इसके ऊपर बड़े लोगों का अभी ज़रा घमासान ये चल रहा है, चल रहा है, वो कर रहा है। और ये एक आदमी जो मतलब एंड में तो चलो ठीक है, थोड़ा-सा उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था, बट एकदम एंटी सनातन थे ये तो। तो ये तो सब भाई प्रोवोकेशन है। देखिए, वो तो क्या है कि मूर्ति-वूर्ति तो अपने आप को भगवान तो कोई भी कह सकता है ना। अहम ब्रह्मास्मि हमारा महावाक्य है। हर व्यक्ति में ईश्वर विद्यमान है। तो अब मान लीजिए अकल्लेश जी को कहीं से ये ज्ञान हो गया हो कि ईश्वर जो है वो मुलायम सिंह जी के अंदर भी था, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब ये ज्ञान हुआ है या कि ये केवल जो है वो उनकी घटिया राजनीति है, ये बात समझने की है। वो बात तो एकदम ठीक है सर। मोदी साहब का जो मन की बात हुई थी, उसके ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्होंने बस वही अपना जो एक है तो सेफ हैं, एकता बढ़ाओ, उनका जो स्टैंडर्ड डायलॉग है उसमें उन्होंने बात करी। लेकिन जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी उसके अंदर, मैं हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। उन्होंने बोला भई एआई चैटबॉट्स 11 लैंग्वेजेज़ में इसको ट्रांसलेट करेंगे लाइव। मेरे हिसाब से वहाँ पे बिल गेट को तो थोड़ा-सा झटका लगा ही होगा, यार ये क्या किया इसने? ये तो लाइव ट्रांसलेशन कर रहा है यार, जो अभी तक हमने नहीं कर कर पाए, ये क्या चक्कर है? तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा है। एक तो आप नैरेटिव सेट कर रहे हो कि एक है तो सेफ है।
तो उसके साथ वो हमारा तो तकिया कलाम साथ में लग ही जाता है ना, बटोगे तो कटोगे। एक है तो सेफ है, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। वो तो पूरा वो स्टैंडर्ड फ्रेज़ बन गया है। और दूसरा ये एआई इसके अंदर लाना और टेक्नोलॉजी दिखाना, ये तो आप एक ग्लोबल इवेंट की बात कर रहे हो सर। आप एक शोकेस भी कर रहे हो इंटरनेशनली कि साहब देखो, जो भी है हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ खेलेंगे, वी विल नॉट बी दिस थिंग। तो आप इस पूरे नज़रिए को किस तरह से देखते हैं? बिकॉज़ इस टाइम पे आपको भी पता है टेक, डीप स्टेट और ये सब चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मूव है। आपको क्या लगता है सर? देखिए ये जो बात कह रहे हैं ना, अगर इसको थोड़ा-सा आप और वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन द सेंस कि आप भारत में ये देखेंगे कि कुछ लोगों की मूर्खता की वजह से, पर्टिकुलरली नेहरू एंड आई वुड इवन ब्लेम राजेंद्र प्रसाद जी, क्योंकि ये जो भाषा वाले जो विवाद है ना, ये 1947 के बाद में अधिक उभरे। और क्यों उभरे? क्योंकि इन्होंने हिंदी को बना दिया राजभाषा। हुँ। देयर वाज़ अ कमिटी, एक कमिटी बनी थी, भाषा की कमिटी बनी थी। उसका अब हमें उस कमिटी में डॉक्टर अम्बेडकर भी थे और 7 लोग थे शायद उसमें, और 6 लोग थे उसमें। तो 3-3 का डिवाइडेड वर्डिक्ट था। चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी थे और 3 लोग इंक्लूडिंग डॉक्टर अम्बेडकर सेड कि भई संस्कृत शुड बी द लिंक लैंग्वेज। अब वो एक वो हमारे महात्मा गांधी जी थे, उनको पता नहीं क्या शौक चल रहा था। वैसे तो वो गुजराती थे, लेकिन वो ही यूज्ड टू पुट हिंदी एवरीवेयर, सब में था कि हिंदी, हिंदी, हिंदी। और उसका कारण ये था कि उनको संस्कृत से वितृष्णा थी। हुँ। वरना ये पूरा भारत आज से नहीं, हज़ारों वर्ष से जानता है कि भारत की जो एक रूपता थी, भारत को जो एक माला में पिरोने का जो कार्य था, वो संस्कृत भाषा के कारण था। स्वामी जी। विवेकानंद जी जब केरला गए थे, जब उनको त्रिवेंद्रम जब वो जा रहे थे कन्याकुमारी में प्रवास करने, उससे पहले वो और केरल के राजा इत्यादि से, उनसे सबसे, और उनकी जो वार्ता होती थी संस्कृत में होती थी आपस में। हुँ। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है। अच्छा, अब तो अब आप यदि आप यज्ञवेदम जी इत्यादि को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट्स है वो भी संस्कृत भाषा में है। वो भी निकल दैट रही हैं आल्सो अभी हैज़, बाहर। हुँ। हाँ, वो तो यज्ञदेवम जी के जो हुए हैं, जो चल रहा है, और नोबडी इज़ बीन एबल टू रिफ्यूट इट येट, क्योंकि ये इंडस वैली स्क्रिप्ट मेक्स सेंस ओनली इफ यू ट्रीट इट एज़ संस्कृत। आज तक द्रविडियन द्रविडियन कर आके ये जो चलाया था इन लोगों ने नैरेटिव, वो तो खत्म। वैसे ही फेल हो चुका था, अब पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि द्रविडियन जो है उसमें सटी नहीं होती उसमें। तो आर्यन संस्कृत से खत्म, वो पूरा का द्रविडियन पूरा जो है वो पूरा भी। डिसाइफर हो गया। जी, आर्यन द्रविडियन पूरा खत्म हो गया सर। हाँ, पूरा खत्म हो गया। हुँ। तो ये जो लिंक लैंग्वेज थी, उस वक़्त इन्होंने, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, राजभाषा की बात हो रही थी, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संस्कृत शुड बी दी लिंक लैंग्वेज, एंड ही वाज़ वेरी राइट इन दैट। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कास्टिंग वोट था। कास्टिंग वोट उन्होंने, हमने, भाई वो चूँकि गांधीयन थे और गांधी जी जो थे वो अ, हिंदी के पक्षधर थे, तो उन्होंने हिंदी के पक्ष में दे दिया। अब यू शुड हैव रियलाइज्ड कि भई इवन दो संस्कृत इज़ नॉट अ स्पोकन लैंग्वेज, इट इज़ स्क्रिप्ट न्यूट्रल, नंबर 1। इट इज़ स्क्रिप्ट न्यूट्रल। और भारत में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है। मैं कुछ दिनों पहले ये गया था, जब मैं आयुर्वेद में हुआ करता था, तो ये आर्य वैद्यशाला है इधर, है आपके ये कोझिकोड के पास में, कैलीकट के पास में। और वहाँ पे जो वो आपके वॉरियर बंधु थे, उनका उन्होंने देखा और उन्होंने दिखाया, और वो सब कुछ संस्कृत में था, बट इन दी मलयालम स्क्रिप्ट। तो उसके बाद मेरे जब ये मेरे में थोड़े से क्यूरियोसिटी आई, थोड़ा उत्सुकता हुई, पता किया, तो भाई संस्कृत इज रिटन इन तमिल स्क्रिप्ट, संस्कृत इज रिटन इन कन्नड़ा स्क्रिप्ट, संस्कृत इज, तेलुगु में तो बहुत ही खूब लिखी हुई है, बहुत ही है तेलुगु में। तेलुगु में तो आपको हर स्क्रिप्ट में, बंगाली स्क्रिप्ट, आपको हर जगह, आपको हर स्क्रिप्ट में संस्कृत मिल जाएगी।
तो ये एक स्क्रिप्ट न्यूट्रल लैंग्वेज को आपने अडॉप्ट नहीं करके, जो कि नॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज नहीं थी, तो उसकी एक्सेप्टेंस भी और अधिक हो जाती। उसको नहीं करके आपने हिंदी को एक्सेप्ट कर लिया और उसकी वजह से आपने ये नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है उसको और एक्सेंचुएट कर दिया। हम्म, All said and done, Hindi was spoken at that point only by about 45% people. What about the rest 55%? तमिलनाडु में जब तक इन्होंने हिंदी इम्पोज करने का प्रयास नहीं किया, everybody had almost everyone in the cities had no problem with Hindi, and इवन कर्नाटका में सर सेम थिंग। same thing. जब आप किसी चीज को जबरदस्ती करने का प्रयास करोगे तब ये होगा। आज भी मैं कहता हूँ कहीं ऐसा बने कि अब तो उन्होंने हिंदी ऑपोजिशन को, एटलीस्ट इन तमिलनाडु, इट हैज मूव्ड अप टू संस्कृत ऑपोजिशन आल्सो, बट in Telugu land, in Kannada land, in Malayalam land, still there is no opposition to Sanskrit. There isn't. वहां तो सारे सर, यहाँ पर तो वो क्या नाम है आपके, जो आप जो बात करते हो कन्नड़ा के अंदर कितने शब्द जो संस्कृत के हैं वो पूरे है ही, वोकैबुलरी तो 80% संस्कृत है कन्नड़ा में। डायरेक्ट उसमें ही है। सायंकाल, सायंकाल यहाँ पर शाम होती है और संस्कृत में सायंकाल है इज व्हाट, शाम, सेम। तो प्रातः काल, फिर उसका जो हिंदी का जो पेक्यूलियर श्वा डिलीशन वाली जो प्रॉब्लम है, वो जो है वो, अब आप किसी से कहोगे बड़े हमारे जो हिंदी ज्यादा हिंदी समझते हैं लोग, कहते हैं अरे योगा मत बोलो, योग बोलो। अरे मैं उनको समझाता हूँ कि भैया ये योग में जो आ लगता है ना, योग संस्कृत में, उसका जो वो उसके साथ में जो आ होता है उसको हिंदी वाले खा जाते हैं। तो जब आप योग कहते हो तो उसका मतलब होता है ग के नीचे हलंत, गा के नीचे हलंत नहीं होता है। अगर गा के नीचे हलंत नहीं होगा तो वो योग नहीं कहा जाएगा, वो योग कहा जाएगा। योगा भी नहीं कहा जाएगा, योग भी नहीं कहा जाएगा, उसके बीच में है कहीं, जो कि संस्कृत में आपको मिलेगा। जी सही बात, एब्सोल्युटली करेक्ट, 100% एग्रीमेंट। दो सवाल और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इन लोगों ने ये क्रिएट की, भाषा की प्रॉब्लम क्रिएट की, और उसके बाद फिर जाति की प्रॉब्लम। हमारे पॉलिटिशियंस तो है ही है ना, जो शॉर्टकट जो चाहिए वो शॉर्टकट ये है कि भाई आप डिफरेंसेस और क्रिएट करो और फिर उसके बाद जो है उससे अपना एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके वोट बटोरो। तो डेमोक्रेसी की ये भारी प्रॉब्लम है आजकल। वो बोल हमारा क्या नाम है उसका, कौन, योगेंद्र यादव, वो कह रहा है कि भाई कि डेमोक्रेसी इज बैड बिकॉज इट थ्रोज अप पीपल लाइक डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी। आई वुड से कि भाई दैट इज द सिल्वर लाइनिंग विद डेमोक्रेसी, अदरवाइज तो डेमोक्रेसी ओनली क्रिएट्स डिविजन्स। इनको चाहिए ब्रिटिश स्टाइल डेमोक्रेसी, जहां पर कोई ऐसे से पीछे करके बोले, वो चाहिए इनको। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर ये आपने जात की बात करी, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो हैं हमारे, क्या उनकी पार्टी नाम, आजाद समाज पार्टी, उन्होंने बोला कि भाई जितने लोग पापी हैं वो ही जाएंगे वहां पर। और मतलब ये तो अब इनको क्या, जो बीच में लग रहा था कि यार इनकी थोड़ी सी हवा जली है, थोड़ा सा आग वाग लगी है, कुछ आगे चलेंगे, ये तो मतलब अपना डब्बा इन्होंने एक ही डायलॉग के अंदर। अब पॉलिटिकली इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा सर? देखो भाई, यदि रावण को पुण्य और पाप का अंतर पता होता तो वो भगवान राम से थोड़ी लड़ता। ये आपने शॉट मारा गंदा वाला। That is precisely the problem. जो अंतर नहीं जानते वो यदि ज्ञान देंगे तो फिर क्या हो गया? वैसे तो रावण तो महान ज्ञानी था, वो तो अहंकार की वजह से मारा गया। जी, शिव भक्त था। वो तो शिव भक्त भी था, ज्ञानी था भाई, प्रकांड पंडित बोला जाता है उसको, रावण को। उसके साथ ये कहते हैं कि भाई रावण और राम में अंतर यही था कि भाई रावण को
रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। तो ये जो अंतर है, इसी के कारण राम जीते और रावण हारे। तो अब ये हमारा जो रावण है, ये जो करता है वो क्या करता है, आप ही देख ही रहे हो। इनके पहले मिस्टर कांशीराम थे, उसके पहले मायावती थी। उन्होंने तो भाई देखो, आपने पूरा का पूरा एक मूवमेंट चला के और उस मूवमेंट को एक पीक तक ले जाके, और उसके बाद फिर वो मूवमेंट अल्टीमेटली कोलैप्स हुआ, क्योंकि उसके जो फाउंडेशंस थे वो दे वर बेस्ड इन हेट। अब जो लोग कहते हैं कि भाई भाजपा तो नफरत की राजनीति करती है, वो खुद क्या करते हैं? और ये जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, ये खुद क्या है? Christianity is in today's world after the Renaissance and Enlightenment तो काफी सॉफन अप हो गई, लेकिन आप देखें जितना मेहम और जितने मैसेकर्स आपके क्रिश्चियंस ने किए, वो तो मेरे ख्याल से अभी तक वहां तक कोई ये इस्लाम नहीं पहुंच पाया, हालांकि दे आर वेल ऑन देयर वे। बट वेयर डज इट कम फ्रॉम? इट कम्स फ्रॉम देयर थियोलॉजी ना। Ultimately, it comes from their theology, where they say that they have to convert everybody to their style or their faith. क्यों? क्योंकि उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है। उनके सामने ये रख दिया गया है कि भाई जब तक सबको नहीं कन्वर्ट कर लोगे तब तक तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा यार, तुम पड़े रहोगे उसी कब्र में। तो जो थियोलॉजी इतनी सेल्फ सर्विंग और इतनी रेस्ट्रिक्टेड हो, जिसमें स्पिरिचुअलिटी का जीरो कंटेंट हो, तो वो तो नेचुरली दे विल हैव अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विद अ डीपली स्पिरिचुअल फिलॉसफी लाइक हिंदुइज्म। वही आप समय समय पर देखते हैं, और उनको जो है वो अपनी थियोलॉजी से एक उसका सपोर्ट मिल जाता है, तो फिर वो तरह तरह की बकवास करते हैं फ्री स्पीच के नाम पे। और उसका इलाज जो है वो क्या हो सकता है, वो आप देख रहे हैं योगी जी के एक्शंस में। वो इलाज जो है वो साफ साफ दिखता है और उसका रिजल्ट भी दिखता है। सही बात सर। लास्ट में सर एक पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है सनातन का, और इसके बारे में आपने काफी बात करी है कि भाई सनातन का पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना पड़ेगा, और उसी तरह से 2 इलेक्शन लड़े गए, हरियाणा का और महाराष्ट्र का, वो हमने देखा। और जिस तरह से उसके अंदर इम्पैक्ट आया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जबरदस्त इम्पैक्ट आया। और उसका अब ग्राउंड पे मोदी साहब का मेरे को एक डायलॉग बड़ा पसंद आया था जब उन्होंने स्पीच दी थी रिसेंटली, कि ये अब महामंत्र बन चुका है, देश का महामंत्र। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। आपको क्या लगता है सर, ये जिस तरह से एक नैरेटिव सेट हुआ था और वो नैरेटिव टेस्ट हुआ, थोड़ा सा डाउन हुआ लोकसभा चुनाव के अंदर, लोगों ने वो समझा नहीं, लेकिन उसके बाद लोगों को बहुत बुरा लगा। ये भी है कि यार इन लोगों ने राम मंदिर बनाया, हमने इन्हीं को ही जमीन पे उतार दिया, ये गलत चीज है, ये गलत चीज करी इन्होंने, कुछ भी गलती करी हो, बट इतना बड़ा पुण्य का काम करने के बाद भी ये सब किया। तो ये कुंभ मेला राम मंदिर के और सनातन के नैरेटिव के ऊपर पॉलिटिकली कितना इम्पैक्ट करेगा सर इन लोगों को, एंड किस तरह से इनको आगे खींचना चाहिए इसको? दिल्ली तो अभी आ ही रहा है 2-4 दिन में, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको डायरेक्टली पॉलिटिकल पिच करना चाहिए। देखिए ये चीजें जो है ना वो धीरे धीरे सोक इन कर रही हैं। सोसाइटी जो है उसमें जग रहा है बंदा। काफी जागरूकता वैसे ही आ रही है। इसको आपको पॉलिटिकली पिच करने नहीं चाहिए। योगी जी जिस तरह से करते हैं ना, दैट इज परफेक्ट। आई मीन द मैन इज रिमार्केबल। ही इज सो अपफ्रंट, सो डायरेक्ट, सो क्लियर, और ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ फेसिंग अप टू क्वेश्चंस। आप देखें आज के जमाने में अर्नब गोस्वामी से कौन अपना इंटरव्यू कराना चाहता है? तो लगता है यार इसने कोई उल्टे पुल्टे सवाल पूछ लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। नॉट सो विद योगी जी। नो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू, डायरेक्ट। कोई भी सवाल पूछ लो आप, उसका जवाब उनके पास है और बिल्कुल स्ट्रेट है। बंदा 1 मिनट को कोई भी पॉलिटिकल करेक्टनेस में विश्वास ही नहीं रखता। यही चाहिए, और इसी
के साथ में आप देख रहे हैं जो सनातन धर्म का जो मैं कहूँ कि उत्थान हो रहा है, एक पुनरुत्थान कहूँगा मैं, वो इसीलिए हो रहा है कि अब हमने सीधी बात, खरी बात, सच्ची बात कहना आरंभ कर दिया है। और न केवल वो, जो लोग जो हैं वो उसको लाग लपेट करके करने का प्रयास करते हैं, उनको भी पब्लिक जो है वो पकड़ लेती है। जी। आपने देखा अभी मोहन भागवत जी के साथ क्या हुआ। पब्लिक नहीं छोड़ती 1 मिनट को भी। तो उनको पता चल जाता है कि भाई ये आदमी जो है ये सीधी सच्ची बात कह रहा है या कि लाग लपेट इसमें कर रहा है। हुँ। तो योगी जी की इस समय इमेज पॉपुलैरिटी जो है वो बिल्कुल, मैं कहूँ कि ये वही वाली बात हमको दिख रही है जैसे 2012-13 में जो मोदी की पॉपुलैरिटी होती थी, वहाँ पे योगी जी की पॉपुलैरिटी इस समय पहुँच चुकी है। और उसका कारण यही है, सीधी सच्ची बात। बिल्डअप हो रहा है सर, नो और कुछ नहीं है। बकवास, नो लाग मोदी लपेट। मोदी साहब का अपना टाइम था, उस टाइम पे उन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी, अभी ये नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन चीज़ों को आगे लेके जाएगी और वही नेचुरली, चाहिए सर हमको, दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। एक लेवल, दैट इज़ व्हाट दूसरा इज़ लेवल, नीडेड। योगी जी एक लेवल पे लेके जाएँगे, उसके बाद जो अगला आएगा वी होप दैट यू नो दैट लेवल इज़ इंक्रीज्ड, उसमें कोई डाउट नहीं है, करेक्ट। आपकी बात एकदम सही है सर। तो सर आखिर में महाकुंभ का जो ये पर्व है, अभी तो ये चलेगा काफ़ी टाइम तक। जैसे मैं आपसे पूछा था दिल्ली, इम्पैक्ट पॉलिटिकली यूज़ नहीं करना, बट आपको लगता है कुछ इम्पैक्ट आएगा इसका? डायरेक्टली तो मैं नहीं देखता कि कोई इलेक्शन पे आएगा और लेकिन जो एक लोगों में धीरे-धीरे लगाव बढ़ रहा है, हुँ, वो उ उ उसकी रेज़ोनेंस भी तो होनी चाहिए ना। भई दैट्स ट्रू। महाकुंभ में जो भी आप स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ढूँढ रहे हैं, क्या दिल्ली इलेक्शन में आपने उस स्पिरिचुअल वैल्यू का कोई लीडर प्रोजेक्ट किया है? हुँ, नहीं किया तो आप क्या उसका लाभ उठा पाएँगे? तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट योगी जी मान लीजिए जैसे यही बात योगी जी की है, योगी जी कहेंगे भी नहीं उसके बारे में, लेकिन लोग उसको अपने आप एसोसिएट करेंगे। हुँ, कहेंगे कि इस बंदे ने ये काम किए देखिए। हुँ, वहाँ कौन है? नूपुर शर्मा को मान लीजिए आप सामने लाते, तब तो आप इसका लाभ उठा भी सकते थे। नूपुर शर्मा को तो आप सामने लाए नहीं, किसी को ही सामने नहीं ला रहे। तो क्या लाभ उठा सकते हैं? मुझे नहीं बोल लगता रहे कि हैं इसका कि कोई लाभ स्मृति दिल्ली ईरानी भी इलेक्शन आएँगी। में। स्मृति ईरानी तो हो सकता है दिल्ली में चल जाएँ, अब यूपी में तो आगे नहीं चलेंगी। उनके हुँ, साथ जो उनका अहंकार जो है वो इतना जुड़ गया है और उन्होंने योगी जी से लड़ाई कर ली। योगी जी से लड़ाई करने के बाद तो पब्लिक वहाँ की ऑटोमैटिकली नाराज़ हो जाती है। अच्छा, योगी जी से ऐसे कह दिया, ठीक है। चलिए बड़े-बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं सर। इसी बात में एक बहुत आपने टाइम निकाला सर, थैंक यू सो मच। मेरे को आज के दिन पे ही करना था क्योंकि आज स्टार्ट हुआ है, श्रद्धालुओं ने आज सबसे पहले डुबकी लगाई है गंगा जी में और आई मीन हमारा तो एक ही मेरा तो नेशनल सिक्योरिटी जो मैं थोड़ा देखता रहता हूँ, उसमें मेरा एक ही नज़रिया है, कुछ बेवकूफ़ी ना हो, नहीं तो आग लग जाएगी एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी ओनली प्रे फॉर कि आराम से, प्यार से सब कुछ निकल जाए। जिनकी श्रद्धा है, जिनका सब कुछ है, वो वहाँ पर अपना नहीं, श्रद्धा नहीं, से अभी दर्शन गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है ना वो 20 तारीख के बाद कुछ करेगा ना यहाँ पे। हाँ सर, वो जैसे पिछले 15 एयरलाइन उड़ा चुका है, 25 एयरपोर्ट को बॉम्ब कर चुका है मतलब नाउ इट्स बिकम अ जोक सर, अब तो मतलब हँसी आती है। मैं वेट करता हूँ महीने में कुछ यार धमकी नहीं आई इस बारी, क्या हो गया ये वो इसको? करता है, वो क्ले मॉडल बनाता है, उसको उड़ा देता है। वही मैं बोल रहा था सर, अच्छे से सब कुछ हो जाए, भगवान करे सब पे दया रखें और देश में इसी तरह से काम आगे चलता रहे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। ऑलवेज़ अ प्लेज़र टॉकिंग टू यू। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, जय थैंक भारत। यू, थैंक यू।